2025 के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का पूरा गेम प्लान बदल चुका है और अगला वीसीटी भाई धमाकेदार होने वाला है। नए हेड कोच की साइनिंग से लेके वैलोरेंट के पॉडकास्ट पे हुए खास अपडेट्स तक सब कवर करेंगे। टियर 2 वैलोरेंट का सीन भी अब सेट हो रहा है, एकेडमी टीम्स आ रही है, रोस्टर चेंजेस का क्रेज शुरू हो रहा है, गेको मेजरली नर्फ हो चुका है, लगता है नया मेन ढूंढना पड़ेगा और ऑफ सीजन इवेंट्स के लिए एक्शन शुरू भी हो चुका है। अगर वैलोरेंट में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये है esports this week powered by Global Esports। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2025 वीसीटी सीजन के लिए पूरा गेम प्लान का मैसिव ओवरऑल हो चुका है। अब नए साल के साथ एक नई अप्रोच लेकर आ रहे हैं और इस ओवरऑल का सबसे पहला बड़ा स्टेप है हमारा नया हेड कोच जुवेनाइल का साइनिंग। हाँ, वही जुवेनाइल जो पहले लेवायतन के असिस्टेंट कोच थे, अब ऑफिशियली जी ज्वाइन कर चुके हैं हेड कोच की तरह। उनका कोचिंग करियर काफी इंप्रेसिव रहा अभी तक। उन्होंने 2024 में वीसीटी अमेरिका स्टेज 2 जीता और वीसीटी चैंपियन सोल में 3rd प्लेस फिनिश किया। ये साइनिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट कर दिया टुवर्ड्स रीबिल्डिंग द टीम फॉर 2025। नाउ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने अपने पूरे रोस्टर को ऑलमोस्ट रीसेट कर दिया है, जहां अब सिर्फ पोल भी रिस्ट्रिक्टेड फ्री एजेंट के तौर पे लिस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोस्टर पे जरूर रहेगा। फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बाकी टीम मेंबर्स का फेयरवेल हो चुका है और एक नए चैप्टर का आगाज होने वाला है। जुवेनाइल की साइनिंग को भी एक सिनेमैटिक वीडियो के जरिए टीम ने कैप्चर किया जो काफी एपिक था। शाउट आउट्स टू मोहित, कार्तिक, बाकी की पूरी टीम जिन्होंने ये वीडियो पे काम किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक, जाके तुरंत चेकआउट करो। पिछले हफ्ते ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वैलोरेंट चैनल पे एक पॉडकास्ट भी रिलीज हुआ जहां सीईओ डॉक्टर ऋषिंद्र सिन्हा और हेड ऑफ ई-स्पोर्ट्स वत्सल ओनियल ने अपना प्लान और अपना विजन डिस्कस किया। उन्होंने कैसे नए कोच के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक विजन के थ्रू पूरे कंपेटिटिव सीन में अपना इंपैक्ट क्रिएट किया, इस पे डिटेल में बात की। टीम का फोकस नए प्लेयर्स को ग्रूम करना और उनके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने में होगा ताकि वीसीटी 2025 में एक ही गोल रहे, जीतना। पॉडकास्ट में पहली बार उन्होंने पिछले 2 सीजन्स के एक्सपीरियंस को भी ओपनली डिस्कस किया, क्या ठीक गया, क्या गलतियां हुई, क्योंकि सब प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग थे लेकिन टीम वर्क नहीं बन पाई। दूसरे सीजन में भी काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस जैसे वीजा इश्यूज, लॉजिस्टिक्स, ये सब मैनेज करने में ही पूरा साल निकल गया। फिर भी ये सारे चैलेंजेस के बावजूद टीम ने कभी स्टेज मैच मिस नहीं किया। अब 2025 की प्लानिंग के साथ एक नई स्ट्रैटेजी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, जहां सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप नहीं बल्कि एक कोहेसिव यूनिट बनेगा और इस नए विजन का हिस्सा है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एकेडमी का लॉन्च, जहां एक ऑल इंडियन एकेडमी रोस्टर फॉर्म किया जा रहा है। चैलेंजर्स लीग में कंपीट करने वाला ये रोस्टर। एकेडमी का मकसद है यंग इंडियन टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना और उन्हें ग्रूम करना ताकि उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। पॉडकास्ट में वत्सल और ऋषि ने इंडियन प्लेयर्स के कंपेटिटिव लेवल के चैलेंजेस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक ऑल इंडियन वीसीटी लाइनअप का होना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर प्लेयर्स मेंटली स्टेज के लिए तैयार नहीं हो तो उन्हें सीधा वीसीटी स्टेज पर लाना बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होगा। प्लेयर्स को हाई प्रेशर एनवायरमेंट्स का एक्सपोजर कम मिला है और बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंट लेवल बनाना मुश्किल होता है बहुत। ये वजह से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले रहा है, जहां इंडियन प्लेयर्स को पहले लोअर टियर टूर्नामेंट्स के जरिए ग्रूम किया जाएगा। पॉडकास्ट में यह भी रिवील होता है कि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के मेजर रेवेन्यू शेयर्स रायट गेम्स से आ रहे हैं, जो पहले सीजन के 70% से बढ़कर ज्यादा है। दूसरे सीजन में वो 90% हो गया। ये स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करती है, जो अभी तक ई-स्पोर्ट्स में इट जस्ट सिंपली डजंट एग्जिस्ट। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक नए इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हो जो ई-स्पोर्ट्स में घुसना चाहते हो तो सोशल प्लेटफॉर्म्स में डीएम करो मुझे जरूर। देखो, टियर 2 सीन बहुत बदलने वाला है। रायट गेम्स ने 2025 चैलेंजर्स सर्किट का पूरा रोड मैप रिवील कर दिया है और एकेडमी टीम्स का इंक्लूजन इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये एकेडमी टीम्स अब डायरेक्टली चैलेंजर्स में खेलेंगे लेकिन असेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि नए प्लेयर्स के लिए भी वीसीटी पैसिफिक ज्वाइन करने का मौका खत्म नहीं होगा। वो सीधा एकेडमी से डायरेक्टली वीसीटी पैसिफिक जा सकते हैं अगर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया तो। अगले साल के चैलेंजर्स का कैलेंडर टीम स्प्लिट से मिलकर बना गया है, जिसमें
प्रमोशन रेलीगेशन का भी एक सिस्टम होगा जो प्रीमियर टीम्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का मौका देगी। हर रीजन में कुछ टॉप टियर टीम्स ने एकेडमी रोस्टर्स के साथ एंट्री करने का फैसला किया है, इंक्लूडिंग DRX, Gen.G, Zeta डिवीजन, टीम सीक्रेट और हमारी खुद की टीम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी। इनफैक्ट द ओनली टीम दैट डज नॉट हैव एन एकेडमी रोस्टर इज PaperX। अब चलते हैं पूरे वैलोरेंट सीन के सबसे बड़े रोस्टर चेंजेस की तरफ, जहां ऑफ सीजन के दौरान टीम्स ने अपने लाइनअप्स को मेजर तरीके से बदल दिया है। नए साइनिंग्स, ट्रांसफर्स, रूमर्स के साथ पूरा सीन ही हिल चुका है और हर टीम अगले सीजन के लिए अपना बेस्ट पॉसिबल रोस्टर फाइनलाइज करने की कोशिश में लगा है। शुरू करते हैं फनाटिक से। फनाटिक ने अपने सुपरस्टार डुएलिस्ट डरका को रिलीज कर दिया है और वाइटालिटी ने डरका को उठा लिया है, जो एक बड़ा स्टेप है उनके लाइनअप शेकअप की तरफ। अब तक काफी स्पेकुलेशन थी, लेकिन अब फनाटिक ने कंफर्म कर दिया है कि स्टेफान सायोनारा मित्सु 16 साल के मोल्डोवन प्रोडिजी टीम के साथ शॉर्ट टर्म टूर्नामेंट्स के लिए जुड़ेंगे। अभी वो 16 साल के, इसकी वजह से हम कह नहीं सकते कि क्या वो VCT में अगले साल खेलेंगे या नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म टूर्नामेंट्स में उन्हें खिलाना शायद सही ऑप्शन है। इसमें उन्हें ऑफ सीजन की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। सायोनारा ने पहले KPI गेमिंग के साथ काफी इंपैक्ट बनाया था, जहां उन्होंने वैलोरेंट चैलेंजर्स 2024 स्पेन स्प्लिट 1 जीता और स्प्लिट 2 में MVP ऑफ द सीजन अवार्ड भी जीता। फनाटिक के नए प्लान्स के तहत सायोनारा को अगले कुछ महीने के टूर्नामेंट्स में फीचर किया जाएगा, जिसमें रेड बुल होम ग्राउंड्स भी शामिल है। अब बात करते हैं इविल जीनियसेस के पोटेंशियल रोस्टर के बारे में, जहां एक नए लाइनअप के साथ ये की वापसी ऑलमोस्ट कंफर्म लग रही है। ये जो पहले Cloud9 और ब्लीड ई-स्पोर्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पे हिंट्स दिए, जैसे कि फीलिंग अ लिटिल इविल टुडे। अब तक के लीक्स के हिसाब से नए रोस्टर में ये के साथ सुपरमैन, सिम, नेचर और डेरेक भी शामिल है। पिछले 2 सालों के स्ट्रगल्स के बाद ये अब सेंटिनल रोल पे ज्यादा फोकस करना चाहता है, स्पेशली अगर चेंबर मेटा में वापस आता है तो। पॉटर जो इविल जीनियसेस की कोच है, ये को फॉर्म में लाने के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं और ये टीम एक नए जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं, जहां लेवायथन का रोस्टर भी काफी शफल हो रहा है। उन्होंने डीमन 1 को साइन कर लिया है, जो आसपास का रिप्लेसमेंट होने वाला है। आसपास जो पहले ब्लीड ई-स्पोर्ट्स के साथ डील करने वाले थे, अब MIBR के साथ लिंक हो रहे हैं। ये रूमर काफी स्ट्रॉन्ग है कि MIBR आसपास के आसपास अपनी नई टूर्नामेंट बनाने का प्लान कर रहे हैं। सॉरी, अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो आसपास अपने एक नए जर्नी पे निकल पाएंगे, लेकिन अगर नहीं होती तो वो लेवायथन के साथ ही रह जाएंगे। रीसेंट रूमर्स के हिसाब से नाटैंग जो पहले जेंटलमेट्स के लिए खेलते थे, उनका लेवायथन के रोस्टर में शामिल होना लगभग कंफर्म लग रहा है, और वो भी मजीनो के स्पॉट पे। ये चेंजेस टीम के डायनामिक्स को काफी ऑल्टर कर सकते हैं और देखना होगा कि ऑफ सीजन के बाद उनका नया रोस्टर कैसे परफॉर्म करता है। नाउ रिमेंबर, लेवायथन एक टॉप 3 टीम था अमेरिकाज में। इनफैक्ट चैंपियंस में इतना डीप रन करने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि उनके टीम में भी रोस्टर चेंजेस होंगे, लेकिन देखते हैं अभी आखिर होता है क्या। कोरिया का सीन भी ऑफ सीजन के दौरान काफी चेंजेस देख रहा है। Gen.G ने अपने रोस्टर ओवरहॉल में योमैन को साइन किया, जो एक टॉप टियर IGL हैं और पहले नॉक्शिम रेड फोर्स के लिए खेल चुके हैं। उनके साथ ही Foxy9 को भी DRX से एक्वायर किया गया है, जिससे Gen.G अपने लाइनअप को नया डेप्थ और एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी तरफ T1 ने एक सुपर टीम बना ली है, जिसमें ईजू, सिल्विन, टैक्स जो कि DRX से आए, और मीटियर और बस जैसे प्लेयर्स है यार। उन्होंने रिसेंटली रेड बुल होम ग्राउंड 5 एपैक प्लेन्स जीता और बर्लिन में होने वाले मेन इवेंट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं। ये राइवलरी अब बहुत इंटेंस होने वाली है, क्योंकि दोनों टीम्स नए साइनिंग्स के साथ कोरियन वैलोरेंट सीन को डोमिनेट करने का प्लान कर रहे हैं। अब रोस्टर चेंजेस के डिस्कशंस तो हो गए, बात करते हैं एक ऐसे एजेंट के बारे में जो पिछले कुछ हफ्तों से हर तरफ हेडलाइंस बना रहा है, नियॉन। नियॉन के करंट स्टेट को लेके काफी डिबेट हो रहा है कम्युनिटी में, और कुछ प्रोज और कम्युनिटी मेंबर्स का कहना है कि वो थोड़ी ओवरपावर्ड लग रही है। थोड़ी इज एन अंडरस्टेटमेंट। सबसे ज्यादा शिकायतें उसकी स्लाइडिंग एक्यूरेसी को लेकर है, जो अभी भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जब उसका शॉटगन का यूज होता है। कई टॉप प्लेयर्स जैसे कि जेस्ट और टेंस ने ओपनली इसके बारे में अपने कंसर्न शेयर किए हैं। जब नियॉन स्लाइड करती है और साइमल्टेनियसली एक्यूरेट शॉट्स फायर कर पाती है, तो ओपोनेंट्स के लिए उसे डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रीसेंट वायरल क्लिप भी निकली, जहां नियॉन ने सनसेट मैप पे स्मोक के थ्रू स्लाइड इन एंड आउट करते करते मल्टीपल प्लेयर्स को एलिमिनेट किया। इस चीज को और भी हाईलाइट करते हुए ये दिखाता है कि इस एजेंट का काउंटर प्ले बहुत लिमिटेड है। प्रो प्लेयर्स का कहना है कि नियॉन के स्लाइड होने वक्त एक्यूरेसी रिड्यूस करना चाहिए, ताकि उसका अग्रेसिव प्ले स्टाइल थोड़ा बैलेंस हो सके। राइट गेम्स को भी कम्युनिटी का फीडबैक मिल रहा है, लेकिन अब तक ये देखना बाकी रह गया है कि वो ऑफ
सीजन शुरू होने से पहले इसमें कोई मेजर चेंजेस लाएंगे या ना। इस ड्रामा के बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, चेम्बर के बफ्स आ रहे हैं। रीसेंट पैचेस में चेम्बर को कुछ इंप्रूवमेंट्स मिले हैं, जिससे स्पेकुलेशन बढ़ रही है कि वो वापस मेटा में प्रोमिनेंट हो सकता है। अब इविल जीनियसेस बहुत खुश होंगे ये न्यूज सुन के। रूमर है बट पता नहीं, अभी देखते हैं क्या सीन है। सेंटिनल रोल पे वापस आने की तैयारी हो रही है। अगर चेम्बर वापस पॉपुलर हो गया तो ये मेटा और भी अनप्रेडिक्टेबल बन सकता है, जहां नियॉन की स्पीड और अग्रेसिवनेस के अगेंस्ट चेम्बर की प्रिसाइज गन प्ले और यूटिलिटी का कैसे यूज होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपका क्या कहना है इस पे? क्या आपको लगता है कि नियॉन की स्लाइडिंग मैकेनिक्स में चेंजेस आने चाहिए? क्या चेम्बर से बफ्स मेटा में बैलेंस ला सकता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो और हमें बताओ कि आप कौन सी चेंजेस देखना चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं एक और ऑफ सीजन इवेंट की तरफ। अपकमिंग रेड बुल होम ग्राउंड बर्लिन में होने वाला है फाइनल्स, जहां टॉप टीम्स जैसे कि फनाटिक, T1, कार्माइन को, हेरिटिक्स और क्लाउड9 पार्टिसिपेट करेंगे। ये टूर्नामेंट एक यूनिक फॉर्मेट के साथ आता है, जहां टीम्स अपने होम ग्राउंड मैप पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और ऑफ सीजन के दौरान होने वाला ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। नए रोस्टर्स के लिए ये एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है, जहां उनके लाइनअप्स और स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का मौका मिलता है। इस टूर्नामेंट में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज अनफोल्ड होने वाली है, जैसे कि फनाटिक के नए टैलेंट सायोनारा के साथ डेब्यू, जो अपने स्किल सेट से सबको इंप्रेस करने का मौका पाएंगे। साथ ही T1 का नया सुपर टीम का पहला मेजर टेस्ट भी होगा, जिन्होंने एपैक प्लेन्स जीत के अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। लेकिन बर्लिन में कंपटीशन अलग लेवल पे जाने वाला है, जो इन टीम्स के लिए नए लाइनअप्स को सच्चाई का रूबरू कराएगा। बर्लिन के बाद सबकी नजर होगी टोक्यो के रायट गेम्स होम ग्राउंड फाइनल पर, जो दिसंबर में होने वाला है। इस इवेंट में भी मेजर टीम शामिल होंगे, जैसे कि फनाटिक और लेवायथन, और नए मेटास और स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करने का उनको एक और मौका मिलेगा। ये दोनों ऑफ सीजन इवेंट्स को कंपैरेटिव रखने के साथ साथ फैंस के लिए काफी एंगेजिंग बनाएंगे, जहां टॉप टियर वैलोरेंट एक्शन देखने मिलेगा। इसके अलावा और भी ऑफ सीजन टूर्नामेंट्स और शो मैचेस प्लान किए गए हैं, जैसे सेंटिनल्स का रीसेंट शो मैच, जहां नए प्लेयर्स को टेस्ट किया गया था। ये सब टूर्नामेंट टीम्स को नए सीजन के लिए रेडी होने का मौका दे रहे हैं यार, और शायद ये सब एक प्रॉमिसिंग 2025 सीजन के एंटिसिपेशन के लिए भी बिल्ड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गेम चेंजर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके डिटेल्स आ चुके हैं, जो वुमेन्स वैलोरेंट सीन के लिए सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है। ये इवेंट बर्लिन में नवंबर 8 से 17 के बीच होगा, जहां दुनिया भर के टॉप वुमेन्स टीम्स कंपीट करेंगी। नॉर्थ अमेरिका से शॉपिफाई रेबेलियंस जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होंगे, जहां उनकी स्टार प्लेयर फ्लोरेसेंट का सब पे नजर होगा, जो गेम चेंजर्स NA ग्रैंड फाइनल्स में अपनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। EMEA से G2 Gozen और टीम लिक्विड ब्राजील भी क्वालिफाई हो चुके हैं, जिन्होंने अपने रीजन में काफी कंसिस्टेंटली सक्सेस दिखाई है। ये इवेंट इंटरनेशनल स्टेज पर विमेन्स वैलोरेंट टीम्स को अपने मेटल दिखाने का मौका देता है। लेटम और एपैक रीजन से भी कुछ प्रॉमिसिंग टीम्स आने वाली है, जो सरप्राइजेस दे सकते हैं। ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होगा वुमेन्स ई स्पोर्ट्स सीन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए और टीम्स के डेवलपमेंट को शोकेस करने के लिए। इस दौरान मेटा के एवोल्यूशन पे भी सबकी नजर होगी। नियॉन और चेम्बर जैसे एजेंट्स के साथ कैसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली कंसिडरिंग रीसेंट एजेंट चेंजेस एंड रीसेंट रोस्टर शफल्स आल्सो। काफी टीम्स अपनी गेम प्ले और टैक्टिक्स को एडजस्ट कर रहे हैं, और ये टूर्नामेंट नए स्ट्रैटेजीज और प्ले स्टाइल्स का एक प्रीव्यू हो सकता है। गेम चेंजर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ना सिर्फ वुमेन्स ई स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरे वैलोरेंट सीन के लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, जहां ये शोकेस करेगा कि वुमेन्स टीम्स का कंपेटिटिव लेवल कितना आगे बढ़ चुका है और फ्यूचर इवेंट्स कैसे शेप अप हो सकते हैं। इट्स नॉट टू फार व्हेन वी फाइनली गेट टू सी अ वुमन एज पार्ट ऑफ द VCT, और गेम चेंजर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे इवेंट से ही एक ऐसी वुमन निकलेगी जो VCT तक पहुंचेगी। और ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। हर हफ्ते मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। ये था ई स्पोर्ट्स दिस वीक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।